एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर उसके बाद भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे क्लियर करवाना, ठीक है? चलो केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? देखो सबसे पहले तो इस केमिकल रिएक्शन सेशन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली आ जाते हैं आपके इस टॉपिक से, ठीक है? केमिकल रिएक्शन में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है, मेनली आपको एग्जाम में टाइप्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। केमिकल रिएक्शन गाइस, आपके जो बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ऐसा रिएक्शन जिसमें नए बॉन्ड बनेंगे और पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है? दैट इज व्हाट वी कॉल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट से जो नया बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? रिएक्टेंट में आपके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट में आपके बॉन्ड बनते हैं, ये याद रखना। रिएक्टेंट के साइड जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहे हैं? जब इनके बीच की बॉन्ड टूटेगी तभी तो ये आपस में एक नई बॉन्डिंग बनाएंगे और आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा। तो रिएक्टेंट के साइड में बॉन्ड टूटता है, प्रोडक्ट के साइड में बॉन्ड बनता है, ठीक है? जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो तो ब्रैकेट में भी कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आपने ये रिएक्शन देखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर ब्रैकेट में लिक्विड, ठीक है? तो ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये आपको स्टेट बताता है, राइट? ये आपको स्टेट बताता है कि किस स्टेट में आप पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पे जी लिखा है दैट मीन्स कि ये हाइड्रोजन आपके गैसियस स्टेट में है। अगर यहाँ पे जी लिखा है तो ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन H2O के आगे अगर L लिखा है तो मतलब कि आपका वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ये बात समझ में आ रही है? S लिखा है तो सॉलिड स्टेट में है, AQ लिखा है तो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन मान लो जैसे कि आपका कोई भी कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जब आप उसको पानी में मिलाते हो तो आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। जैसे मान लो आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप पानी में मिलाओगे तो आपको HCl का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपके पास NaCl है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है, जैसे ही आपने इसको पानी में मिलाया आपके पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया? एक्वस प्लस बताता है सेपरेशन, एरो साइन बताता है इल्ड। यहाँ चलिए एविडेंसेस, कैसे पता लगता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट? हाउ डू यू गेट टू नो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो यहाँ पे गाइस जब हमारी लाइट का इवोल्यूशन होता है, मतलब कोई भी अगर दो केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, लाइट निकलती है तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। दो चीजों को जब आप मिक्स करते हो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल्स को मिक्स करते हो, वेपर निकलने लगता है, गैस निकलने लग जाता है, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये तो आपने लैब में बड़ा किया होगा, है ना? पीछे खड़े होकर के केमिकल को मिक्स करके अलग अलग कलर के फ्यूम्स निकाले होंगे। कलर चेंज हो रहा है तो मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सभी एविडेंसेस हैं जो आपको बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, अब देखो हमारे केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या वो चीजें हैं जो नहीं बदलती हैं प्रोडक्ट के सामने साथ आकर के भी। जैसे सबसे पहले तो हमारा जो टाइप होता है, टाइप ऑफ एटम, वो सेम रहता है। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको इन्हीं दोनों एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनेगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और आपको CCl4 मिल गया, ठीक है? या फिर आपको H2SO4 मिल जा रहा है, नहीं, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड मिलेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? तो एटम जो होंगे वो सेम होंगे रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड पे। नंबर ऑफ एटम भी आपका सेम होगा। जितना एटम इस साइड होगा रिएक्टेंट के, उतना ही एटम आपके प्रोडक्ट के साइड भी होगा, ठीक है? जैसे इस केस में देखो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2। यहाँ पे आपको टोटल कितने एटम दिख रहे हैं? 3। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे टोटल 3 है, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन नहीं है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो अब देखो इस रिएक्शन में आपको 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 1 इंटू 2 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट के साइड में भी 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू ओ 2 ऑक्सीजन, ठीक है? तो दोनों साइड आपको 6 एटम इक्वल इक्वल मिल रहे हैं। तो ये भी कंजर्व रहता है, नंबर ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम। क्लियर हो गया सभी को? साइज तो देखो वो भी सेम ही रहेगा ना, मास भी सेम रहेगा। इनका जो मास होता है वो भी कंजर्व होता है, याद रखना, मास भी सेम होगा। अगर हाइड्रोजन का मास इधर 1 ग्राम है तो यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम ही होगा, ठीक है?
हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ये सिर्फ़ एटम आपस में रीअरेंज होते हैं। मुन्नी इसमें आपको बताया गया है कि क्या-क्या वो चीज़ें हैं जो रिएक्शंस के दौरान नहीं बदलेंगी, सेम रहेंगी। तो एटम का टाइप, एटम के नंबर और एटम का मास, ये 3 चीज़ें आपकी कंज़र्व रहती हैं, सेम रहती हैं। चलो, अभी तक तो जो आपने पढ़ा वो आपका बेसिक था, ठीक है? बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अलग-अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन, राइट? यहाँ पे गाइस ये 4 टाइप तो है ही, चौथा टाइप भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? इनके अलावा आपको एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ने हैं, वो तो मैं आपको ऐसे ही बीच में बता दूँगी। इनके अलावा लाइक हमें जो चेंजेज़ होते हैं, फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारा कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर दिव्यांग अभी रिडॉक्स रिएक्शन पे आने तो दो भाई कितनी क्यूरियोसिटी होती है शुरू तो करने तो जब रिडॉक्स पे आएंगे ना तो वहां हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की ठीक है दिव्यांग स्टार्ट करें फिर केमिकल रिएक्शंस वन बाय वन चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है देखो कॉम्बिनेशन का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चीजें कंबाइन कर रही होंगी राइट चीजें आपस में जुड़ रही होंगी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे होंगे यानी अगर ए और बी रिएक्टेंट है तो अगर इनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो यू आर गोइंग टू गेट ए बी राइट सो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्स और वाई एक्स वाई दे रहे हैं सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ के NaCl बन रहे हैं तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन फॉर्म अ प्रोडक्ट जैसे दो पतलू पतलू ऑर्गेनिज्म है जुड़ के एक मोटू ऑर्गेनिज्म बन गए तो ये एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों की क्लियर है सभी को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस गाइस उल्टा होता है आपके कॉम्बिनेशन के राइट कॉम्बिनेशन में तो देखो जुड़ रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं डिकम्पोजिशन में टूटेंगे राइट यहाँ पे ब्रेक होंगे ये उल्टा होता है बिल्कुल यहाँ पे सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू प्लस वाई तो ये सिंगल कंपोनेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहे हैं जैसे आपने अगर 11 बजे वाला सेशन किया होगा कल और आज तो आपको मैंने एक लेड नाइट्रेट का एग्जांपल दिखाया होगा ठीक है ये जो लेड नाइट्रेट को जब आपने हीट किया तो आपको लेड ऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला ठीक है तो यहाँ क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहे हैं ये एक कंपोनेंट है और ये दो में टूट रहा है ठीक है दिस इज व्हाट वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे ये एग है ये ब्रेक हुआ तो एग की शेल और बेबी टॉर्टोइज मिल गया आपको ओके यस नितिन करेक्ट सौम्या याद हो गया बहुत बढ़िया मींस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मिल रहा है चलो दिव्यांशु ऐसे ही समझ लो ठीक है अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं ये फर्दर इनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ठीक है थर्मल का मतलब होता है हीट डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ ब्रेक राइट तो देखो यही वो एग्जांपल है लेड नाइट्रेट है आपने जब इसको हीट किया तब ये ब्रेक हो रहा है ऐसे नहीं ब्रेक हो रहा है जब हीट किए तो ये आपको तीन प्रोडक्ट दिया जिसमें कि लेड ऑक्साइड येलो कलर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम्स देता है याद होगा तो पिछले 2 साल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन बैक टू बैक मिला है राइट कल भी हमने किया था सॉल्व 2020 का पेपर और आज भी हमने किया 2021 का पेपर ये क्वेश्चन आपको दोनों साल मिला हुआ है समझ में आ रहा है डिकम्पोजिशन क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है जब तक इसको हीट नहीं करोगे ये आपको ब्रेक नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक नहीं होगा तो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन अब देखो हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं एक आपका गैल्वेनिक सेल होता है और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है दोनों में अंतर क्या होते हैं जो हमारे गैल्वेनिक सेल होते हैं ठीक है यहाँ पे हमारी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है राइट लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिकल एनर्जी बनती है ठीक है तो मान लो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है जैसे आपके पास पानी है ये आपका वाटर है जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया ये आपको H प्लस और O2 माइनस में ब्रेक हो गए बात समझ में आए तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया फ्री आयंस मिल गए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट मिल गए केमिकल रिएक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये H2O जो है टूट रहा है ठीक है सबको क्लियर हुआ ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन फोटो का मतलब होता है लाइट तो जब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट आपके ब्रेक होते हैं टूटते हैं तो उनको कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस ठीक है जैसे सिल्वर क्लोराइड ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये जनरली व्हाइट कलर के होते हैं लेकिन जब आप इनको धूप में रखते हो या लाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो यहाँ पे आपको सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग मिलते हैं जिसमें कि सिल्वर ग्रे कलर का हो जाता है और क्लोरीन उससे अलग हो जाता है समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल कोई डाउट किसी को एनी डाउट एनीवन नितिन आपको समझ में आ गया
चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, किसी की तो रिप्लेस हो रही है ना? कोई किसी की जगह आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे हेल्दी-वेल्दी काफ़ी जिम-विम टाइप के पर्सन हैं, रोज़ जिम-विम जाते हैं, बॉडी-शॉडी बना के रखे हैं। इन्होंने देखा एक नॉर्मल कपल, ठीक है? बस क्या था, इनको इन्होंने साइड कर दिया और खुद डांस करना स्टार्ट कर दिए, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, राइट? जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया सभी को? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस, जैसे x प्लस y है, तो x आपके ज्यादा रिएक्टिव है y से, तो इन्होंने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया और x जेड बन गया। जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और जिंक सल्फेट बन गया, राइट? ये आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं मेटल और नॉन मेटल के सेशन में दे दूंगी, ठीक है? वहां से याद कर लेना, वो पूरा लिस्ट है जिसमें आपको पता लग जाएगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को रिप्लेस कर देगा। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल करेक्ट है नितिन, मिल जाएगा श्याम, डोंट वरी। जैसे जैसे अभी आगे चलते जाओगे ना, वो आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है? चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखते हैं गाइस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है ना, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लो आपका, ये देखो, इसको देख के समझ में आ रहा है, वो एक स्टैंड बनाया गया है, रिएक्टिविटी कैसे मेजर होती है। फराज देखो, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर हमने बात किया सोडियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो मुझे बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे सोडियम और मैग्नीशियम में? विच वन इज मोर रिएक्टिव फराज? सोडियम होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास, देखो, सोडियम को स्टेबल होने के लिए इनके अंदर वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ठीक है? तो इनको जैसे ही ये एक निकाल देंगे, ये तुरंत स्टेबल होंगे। मैग्नीशियम को तो दो निकालना पड़ेगा, तब जाके स्टेबल होंगे। तो सबसे पहले स्टेबल जो हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये तुरंत स्टेबल हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे, तो ये मोस्ट रिएक्टिव होंगे, हमेशा रिएक्शन के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इनसे भी कम रिएक्टिव हो गए। उसी तरह अगर हम बात करें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इनको दो चाहिए, इनको तीन चाहिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? फ्लोरीन होंगे, क्योंकि इनको एक कोई दे दे, ये तुरंत स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आ गया कैसे हम रिएक्टिविटी बताते हैं? चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं अगर गाइस, तो देखो यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट के साइड में टोपी एक्सचेंज हो रही है, इसने इसकी लगा ली, इसने इसकी लगा ली, है वही दोनों, दोनों का फेस वही है, लेकिन बस इन्होंने अपनी टोपी एक्सचेंज कर ली। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है? आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ठीक है? अब बेरियम क्लोराइड अगर है तो बेरियम के ऊपर बताओ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा? बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? सोडियम पे पॉजिटिव, सल्फेट पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो बेरियम सल्फेट की तरफ जाएंगे, क्लोरीन सोडियम के साथ जाएंगे, तो आपको बस आयन एक्सचेंज हुआ और आपको नया प्रोडक्ट मिल गया। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl में देख लो, सिल्वर क्लोरीन के साथ जाएगा, नाइट्रेट सोडियम के साथ जाएंगे, आपको नया प्रोडक्ट मिल गया। डिस्प्लेसमेंट में आपका एलिमेंट बदल रहा है यूवी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल एलिमेंट है ए, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है आपके बी से, तो इसने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया और खुद बी की जगह ले लिया। ये होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? नहीं, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा नितिन, राइट? यहाँ पे आपका रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स हैं आपके प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, शॉर्ट में इसको हम लोग पीपीटी भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन को शॉर्ट में पीपीटी भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो प्रेसिपिटेशन होते हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली? प्रेसिपिटेशन आप कह सकते हो ये एक तरीके का इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ओके? दिस इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड जो पानी में घुलता ना हो। तो ये कब मिलता है आपको प्रेसिपिटेट, ये याद कर लो, जब आप दो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्स करते हो आपस में, तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। जैसे देखो, ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये एक सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन ले लो इसका, ठीक है? साथ ही में NaCl एक्वस सॉल्यूशन ले लो। दोनों को जब आप मिक्स करोगे, सॉल्ट है दोनों, एक्वस स्टेट में है दोनों, जब आप इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड, जो कि पानी में घुलेगा नहीं है, इस तरीके का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा जो बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है?
देखो यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो रहा है, सिल्वर जा रहा है क्लोरीन के साथ नाइट्रेट सोडियम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके एसिड बेस के रिएक्शन होते हैं। जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्ट करता है तो बदले में आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी आयन एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए रेडॉक्स रिएक्शन पे, अभी रेडॉक्स रिएक्शन पे पहुंचे। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन गाइस वो रिएक्शन होता है जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों फिनोमेना साथ में होते हैं। ठीक है, तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है तो प्रोसेस कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जो होगा वो रिडॉक्स कहलाएगा। रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब एक इवेंट याद कर लो, ऑक्सीडेशन एक याद रहेगा तो दूसरा उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, एक याद कर लेना, दूसरा उसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में तीन इवेंट होते हैं बेसिकली। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, या तो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा। तो ये सारे ही इवेंट आपके ऑक्सीडेशन के होंगे। अगर ये सारे इवेंट हो रहे हैं किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे देखो मैग्नीशियम, जैसे ही मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ गया ये ऑक्सीडेशन हो गया। कैल्शियम हाइड्राइड है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया कैल्शियम से, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये आयरन +2 से +3 में बदल गया है। आपको पता है कि प्लस चार्ज कब आता है? जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी तो आता है ना प्लस चार्ज। तो बताओ आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये +2 से जब +3 में हो रहे हैं तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तभी तो इसके ऊपर +3 आया। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? ये +2 था, अभी +3 हो गया। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर गया? यस प्रतुल, बात समझ में आई? इसी का जस्ट अपोजिट होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में देखो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। देखो ना, हाइड्रोजन सोडियम से जुड़ गया, रिडक्शन हो गया सोडियम का। कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन अभी +3 स्टेट में है, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन मिला ये +2 स्टेट में आ गए। तो बताओ क्या ऑक्सीजन नंबर कम हुआ? +3 से +2 आ गया। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये इवेंट्स एक साथ हो रहे हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आयरन समझ नहीं आया? OH पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन मीथेन। OH पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? सौम्या आयरन नहीं समझ में आया। देखो आयरन को ऐसे समझो सौम्या, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है सौम्या। ठीक है, अगर आयरन पे +2 दिखा रहा है तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब अगर इनको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे कहीं से तो क्या अब इनके पास ये अब क्या सिर्फ Fe बन जाएंगे? सॉरी यहाँ पे +3 है, +2 बन जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक किसी ने इनको दे दिया तो मतलब कि अभी 3 की कमी थी, एक मिल गया तो अब तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ। और ऑक्सीडेशन नंबर अभी +3 था, अभी +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो घट गया लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। चलो, तो रिडॉक्स रिएक्शन गाइस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। जैसे मान लो आपका ये रिएक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये लेड ऑक्साइड जो है लेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। +3 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, तब तो पॉजिटिव चार्ज आया। हाँ करेक्ट है सौम्या, लेकिन अगर अभी 3 दिया तो उसके पास 3 की कमी हुई ना, 3 इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई ना उसके पास। अब एक अगर उसको कोई दे दिया तो अब उसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। ओके, चलिए ये सबको समझ में आया ये रिडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और आपको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन आपके CO2 में जा रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिडक्शन में रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन होता है ऑक्सीजन का। तो देखो कार्बन से ऑक्सीजन आके जुड़ गए, तो अब इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है।
इसमें देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे, अभी जब जिंक है ये किसी से नहीं जुड़ा है, मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया है, एक भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया है, तो इसकी वैलेंसी जीरो हो जाएगी। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो अभी किसी से नहीं जुड़ रहा है, ना किसी से जुड़ रहा है, किसी से अपना वैलेंसी किसी के साथ नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसका जीरो वैलेंसी हो गया। यहाँ पे ये जीरो से अब ये यहाँ पे आ गए सल्फर के साथ ऐड हुए, तो अब यहाँ पे ये +2 स्टेट में आ गए, ठीक है। क्योंकि जिंक जब सल्फर सल्फेट के पास -2 होता है तो +2 होगा, तभी तो ये आया होगा इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताओ जीरो से +2 हो रहा है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? वेरी गुड ऋतुराज, ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। गेन कैसे होगा? अभी जीरो था, अभी +2 हो गया, मतलब अभी जीरो से 2 इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं था, अभी जो था वो भी चला गया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पास +2 है और यहाँ पे ये जीरो हो गया, तो +2 से जीरो हो रहा है। हाँ, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। +2 से जीरो हो रहा है, तो अब अभी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब ये फिर से जीरो हो गए, तो ये आपका रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो गया? तो क्या ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ क्या ये आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, सब्सटेंस दैट लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि अच्छा बताओ, अगर कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो बताओ उसका क्या हो रहा है? उस सब्सटेंस क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन से कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन लूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया? ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जिनका रिडक्शन होता है उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। जिनका भी रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये अपोजिट होता है, इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ, जो हमारा जिंक है इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक किस तरह से काम करेंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर कैसे काम कर रहा है? यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। समझ में आ गया सभी को? उल्टा होता है। अच्छा, हाइड्रोजन होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में भी नाक में दम किए थे, ये यहाँ पे भी नाक में दम किए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करूंगा और मैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करूंगा, ठीक है। इनको अकेले ही रहना है हमेशा। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेंगे और कब ये रिड्यूसिंग की तरह करेंगे? जब आपके हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करेंगे, जैसे किसी भी मेटल से, व्हेन which act as a oxidizing agent, hydrogen gas when act as an oxidizing agent when it combines with metal। जब आपके हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। वहीं आपके हाइड्रोजन अगर मान लो कि नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई मेटल और नॉन मेटल की? मेटल के साथ ऑक्सीडाइजिंग, नॉन मेटल के साथ रिड्यूसिंग एजेंट। यस सोनिया, श्याम। कोरोजन एंड रस्टिंग भी आपका एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है। ये एक तरीके का कोरोजन, जंग लगती है ना जो हमारे मेटल्स पे जंग लग जाती है, तो ये जो जंग लगना है ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये देखो, आयरन जैसे ही मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करेगा, ये आयरन ऑक्साइड बना देता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया आयरन से, तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया? तो बताओ यहाँ आयरन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। वेरी गुड। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़न, ठीक है, सड़ जाना। जैसे मान लो आपका कोई भी ऑयली या फैटी फूड है, ठीक है, जब आप उसको खुले में रख देते हो, मान ली सब्जी बनाई और उस सब्जी को आपने रख दिया एज इट इज, एक दिन रख दिया, 2 दिन रख दिया, 2 दिन रखने के बाद क्या उस सब्जी वो आपकी खराब हो जाती है? वो खाने लायक तो नहीं रह जाएगी, है ना, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, मतलब कि वो रेंसिड हो गया है, उसमें से बैड टेस्ट और स्मेल आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल में जो ऑयल होता है वो आपके एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वो रैंसिड हो जाता है। इसको बचाने के लिए या तो आप उनको रेफ्रिजरेटर में रख दो, या तो आप उनको एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, जैसे कि नाइट्रोजन गैस आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है कि फर्दर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। हाँ, हमारे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन की गैस ही डाली जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो चिप्स होते हैं ऑयली होने के साथ खराब नहीं होते हैं।
यहां तक किसी को डाउट? चलो, फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, फिजिकल चेंज वो होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लो आपका कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है? केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर आपको कोई नया कंपाउंड नहीं मिलता है, ठीक है? आपको कोई नया कंपाउंड नहीं मिलता है, आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है, बस उनका स्टेट बदल जाता है, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ न्यू कंपाउंड, जस्ट उनका स्टेट बदल जाता है, तो वो आपकी फिजिकल चेंज कहलाते हैं, ठीक है? उनका शेप बदल जाएगा, उनका साइज बदल जाएगा, लेकिन कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रशिंग अ कैन, आपके पास कोको कोला का कैन है, आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कैन को क्रश कर दिया, तो ये अपना शेप बदल दिए, लेकिन क्या मटेरियल चेंज हो गया? नहीं हुआ। आइस, मेल्ट होने से पहले भी वाटर मॉलिक्यूल था, मेल्ट होने के बाद भी इसमें H2O होगा, तो सब्सटेंस तो सेम रहा, लेकिन स्टेट बदल गया, तो ये फिजिकल चेंज